प्यारे बच्चों नमस्कार। उम्मीद करते हैं कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। नमस्कार बच्चों, आज की क्लास में हम चर्चा करने वाले हैं तुगलक एवं सैयद वंश के कुछ पहलुओं पर। जैसा कि आप जानते हैं, कल की क्लास में हमने लगभग तुगलक वंश को समाप्त कर लिया है, जिसमें एक पागल सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं। कल की क्लास में ही हम लोग फिरोज शाह तुगलक मोहम्मद बिन तुगलक के चचेरे भाई के ऊपर में चर्चा कर रहे थे कि इसकी जब शासन काल आता है तो इसने क्या किया। लेकिन अफसोस कि उस समय आपकी वीडियो थोड़ी देर के लिए रुक जाती है और हम पूर्ण रूप से उस पर आगे की चर्चा नहीं कर पाते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम माफ़ी चाहते हैं कल के क्लास में डिस्टरबेंस के लिए। और आज हम स्टार्ट वहीं से करेंगे जहां पर कल दिक्कत उत्पन्न हुई थी। यानी कि आज की क्लास में हम लोग शुरू से बच्चों फिरोज शाह तुगलक के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम लोग पढ़ेंगे सैयद वंश के बारे में। अगर हो सके तो उससे आगे भी पढ़ा जाएगा, ठीक। तो मेरे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों, अगर सारी की सारी चीज़ें क्लियर है तो आप लोग कमेंट करते जाइए यस सर की, ठीक है। आइए बढ़ते हैं आगे की तरफ। सबसे पहले हमने देखा कि मोहम्मद बिन तुगलक जो है बच्चों, एक सेकंड का समय दीजिए मुझे जी। हाँ तो बच्चों, यह जो मोहम्मद बिन तुगलक है ना, जैसा कि आपने कल देखा कि यह जाता है ठट्टा विद्रोह पर। किस विद्रोह पर बच्चों? ठट्टा विद्रोह पर जाता है सिंध में। और वहीं पर इसे हाई फीवर यानी कि तेज बुखार लग जाती है। हाई फीवर का मतलब होता है तेज बुखार, ठीक है ना। हाई फीवर यानी कि तेज बुखार होने के कारण इसकी वहीं पर क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। और वहीं पर मृत्यु होने के बाद, ठीक है, इसने अपने चचेरे भाई फिरोज शाह तुगलक इसका कौन था? तो कहिएगा चचेरा भाई था। कौन था बच्चों? चचेरा, हाँ भाई है, ठीक है ना। इसका जो चचेरा भाई है फिरोज शाह तुगलक, इसने अपने चचेरे भाई फिरोज शाह तुगलक को अपना उत्तराधिकारी यानी कि अगला सुल्तान घोषित करके मर गया, ठीक है। और हालांकि इसकी मृत्यु सिंध में होती है और इसको प्यार सबसे ज़्यादा तुगलकाबाद से होता है। तो इसका मकबरा कहाँ बनता है? तुगलकाबाद में बनाया जाता है। और यह फिरोज शाह तुगलक 1351 से नए शासन की शुरुआत करता है, अपने शासन की शुरुआत करता है। और 1351 से लेकर के 1381 तक बच्चों इसकी शासनकाल चलती है। और इस शासनकाल में सबसे पहला कार्य इसने क्या किया है? इस्लामिक राज्य की स्थापना की है। सबसे पहले इसने बच्चों इस्लामिक राज्य की स्थापना की है। उम्मीद करते हैं कि बातें आपको स्पष्ट समझ में आ रही है और साथ ही साथ पढ़ने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आपको आ रहा होगा। अगर सारी की सारी चीज़ें क्लियर है तो आप लोग एक बार बताइए, फटाफट कमेंट करते जाइए, लाइक करते जाइए, लाइक भी कीजिए। और अगर आपको अच्छा लग रहा है, कोई समस्याएं आ रही है तो आप कमेंट कर सकते हैं, बिल्कुल कीजिए कमेंट, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसने अपने शासन में आते ही सबसे पहले एक इस्लामिक राज्य की क्या करता है? स्थापना करता है। क्लियर है? सॉरी बच्चों, इसका जो शासनकाल था उसकी तुलना अकबर के शासनकाल यानी कि अकबर के सल्तनत पीरियड, ठीक है, सल्तनत पीरियड ऑफ अकबर, अकबर ऑफ सल्तनत पीरियड नहीं होगा यहाँ पर बच्चों, क्या हो जाएगा? सल्तनत पीरियड ऑफ अकबर, ठीक है, अकबर यानी कि अकबर के शासनकाल से इसकी तुलना की जा रही है, ठीक है। इसने 6 शहर बसाए अपने शासनकाल, अपने समय में, ठीक है। पहला शहर का नाम है हिसार, ठीक है। दूसरे शहर का नाम है फतेहाबाद, जो कि अपने बेटे फतेह खान के नाम पर बसाया है। अपने बेटे फतेह खान के नाम पर इसने एक शहर बसाया जिसका नाम है फतेहाबाद। तीसरा शहर यह फिरोजपुर अपने नाम पर बसाता है। चौथा शहर भी यह फिरोज शाह कोटला अपने ही नाम पर बसाता है। और पांचवा शहर फिरोजाबाद अपने ही नाम पर बसाता है। और छठा शहर जौनपुर अपने चचेरे भाई, वही जौनपुर जो जौना खां के नाम से प्रसिद्ध था, ठीक है, वो जौनपुर बसाता है जौना खान के नाम से, जो आके शासन में जब आया तो ये शासक बना, किस नाम से प्रसिद्ध हुआ? मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम ये उम्मीद करें कि आपको यहाँ तक बातें समझ में आ रही है। तो दोस्तों देखिए, अब हम चर्चा करने वाले हैं। कह रहा है कि इसने सबसे ज़्यादा नहर इसी ने अपने समय में बनवाया। और कल इसी समय में आपकी वीडियो रुक चुकी थी, ठीक है जी। सर्वाधिक नहरों का निर्माण इसी ने कराया है। करा अल बरूनी, सॉरी ये अल बरूनी नहीं था बच्चों, ठीक है, ये अलू गखनी था। कौन सा नहर था? अलू गखनी, हम यहाँ लिख देते हैं, ठीक है बच्चों, अलू गखनी। पहला जो नहर है बच्चों वो क्या है? अलू गखनी नहर, जिसकी लंबाई लगभग 150 मील है, ठीक है। इस नहर की लंबाई 150 मील है, जो यमुना से लेकर के हिसार तक आती है, जो यमुना से लेकर के कहाँ तक है? हिसार तक है। दूसरा रजबाह नहर है, जिसका लंबाई 96 मील है और यह सतलज से लेकर के घग्गर नदी तक फैला हुआ है, ठीक है। कह रहा है कि इसी ने ही डिस्ट्रॉयड जगन्नाथ टेम्पल, डिस्ट्रॉयड का स्पेलिंग गलत है बच्चों, जगन्नाथ टेम्पल इन उड़ीसा, ही लूटेड
ज्वालामुखी टेम्पल इन कंगना एचपी। कह रहा है कि इसने जगन्नाथ मंदिर को क्षतिग्रस्त करवाया, तोड़वाया, ठीक है। और साथ ही साथ हिमाचल प्रदेश के कंगना में एक मंदिर था ज्वालामुखी मंदिर, उसको भी क्या किया, लूट लिया, लूटा, ठीक है। उसके बाद पहला ऐसा सुल्तान था जिसने ब्राह्मण पर भी जजिया लगाया था। पहला ऐसा सुल्तान था जिसने ब्राह्मण पर क्या कर दिया था बच्चों, जजिया लगाया था। जैसा कि आप जानते हैं इससे पहले जजिया जो लगता था वो केवल 3 ही लोगों पर लगता, मतलब 3 लोगों को जजिया माफ था, ब्राह्मण, विकलांग और विधवा, इन तीनों को जजिया माफ था। लेकिन यह जब सल्तनत काल में आता है ये क्या करता है, ब्राह्मण पर भी जजिया लगा देता है। क्लियर है, क्या तकलीफ था इसको ब्राह्मण से, देखो। तो ये कह रहा है फर्स्ट सुल्तान हु अप्लाइड जजिया ऑन ब्राह्मण, ठीक है। कह रहा है सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया, इसी ने सती प्रथा पर भी बच्चों क्या लगाया, प्रतिबंध लगाया। कल की क्लास में हमने आपको बताया था या नहीं बताया था, तो मैं आपसे फिर से एक बार चर्चा कर लेता हूँ। सती प्रथा की अगर हम बात करते हैं ना, सती प्रथा का मतलब क्या होता है, सती प्रथा का मतलब होता है कि पहले के समय में अगर किसी के पति का देहांत हो जाता था, अगर किसी के पति की मृत्यु होती थी, तो उसी चिता पर जल अपना आत्मदाह कर लेना या जल करके मर जाना, सेम चिता पर जल करके मर जाना सती प्रथा कहलाता था। और वैसे ही आत्मदाह कर लेना कहीं भी, वो जौहर कहलाता था, जो पद्मावती की थी 16,000 महिलाओं के साथ जब अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था और चित्तौड़ नरेश रतन सेन को क्या किया था, परास्त किया था, ठीक है जी। और यहाँ पर सती प्रथा का इसने बच्चों क्या करवाया, अंत करवाया, प्रतिबंध लगवाया उस पर। उसका सबसे ज़्यादा गुंबदों का निर्माण इसने करवाया। आप कहेंगे सर गुंबद क्या होता है, तो जैसा कि आपको पता होगा, अब मंदिर देखते हुइएगा, ठीक है ना, छोटे छोटे जो मंदिर होते हैं बच्चों, इस मंदिर का ऊपर वाला जो भाग होता है ना, इसी को हम लोग गुंबद कहते हैं, ठीक है ना जी। यह गोला गोला खूब बड़ा बड़ा नहीं रहता है भाई, तो ये गुंबद का सबसे ज़्यादा क्या करवाए हैं, निर्माण करवाए हैं। और इसने अपनी जनता पर, अपनी प्रजा पर 4 प्रकार के टैक्स लगाए हैं। पहला खराज, दूसरा जजिया, तीसरा जकात और चौथा खुगस। देखिए खराज टैक्स जो होता था यह ज़मीन पर लगता था, यह एक भूमिगत टैक्स था, ठीक है। दूसरा जजिया, यह गैर मुसलमान, आपने देखा कि ब्राह्मण पर भी अब जजिया लग चुका है, ठीक है। गैर मुसलमान यानी जो मुसलमान नहीं है उन पर यह टैक्स लगता है, ठीक है। तीसरा है बच्चों जकात, जो कि मुसलमान पर लगता था। वैसे ही अब मुसलमानों का एक गुप्त दान होता है जकात, ठीक है। जकात मुस्लिम का क्या होता है, एक गुप्त दान है, ठीक है ना। उसके बाद खुगस, खुगस में क्या होता था कि अगर कोई छोटा मोटा राजा या छोटा मोटा सेनापति युद्ध में चीज़ों को जीत करके लाता है, तो युद्ध से लाए हुए माल पर जो टैक्स लगता था उसको कहा जाता था खुगस, ठीक है। यानी युद्ध में जीते हुए सामान पर भी टैक्स लगता था, वो भी देना है आपको, उसमें भी टैक्स, ठीक है। चलिए अगर आप में से किसी बच्चे को स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं, ठीक है बच्चों। आइए आगे बढ़ें। इसके बाद कह रहा है कि इसने कुतुब मीनार के 5वीं मंजिल का निर्माण करवाया। इसने बच्चों क्या करवाया, कुतुब मीनार में 4 मंजिल तो पहले ही बन चुका है, 5वें मंजिल का यह क्या करवाता है कुतुब मीनार में बच्चों, तो निर्माण करवाता है। हाँ, कुतुब मीनार में बच्चों 5वीं मंजिल का निर्माण करवाने वाला कौन है, यही है फिरोज शाह तुगलक, ठीक है। कह रहा है अशोक, मतलब अशोक का स्तंभ, ठीक है। अशोक के 2 स्तंभ थे, जिसको एक टोपरा पिलर यानी टोपरा स्तंभ और एक मेरठ स्तंभ कहा जाता है, ठीक है। इस दोनों को इसने दिल्ली लाया, क्या किया, इसको दोनों को दिल्ली मंगवा लिया। कह रहा है कि अशोक स्तंभों को दिल्ली स्थानांतरित करवाया, दिल्ली लाया, ठीक है। और साथ ही साथ इसने कुछ विभाग, कुछ डिपार्टमेंट बनाया, कर इसके द्वारा कुछ विभाग बनाए गए, कुछ डिपार्टमेंट बनाए गए। पहला जो विभाग था वह है दीवान ए खैरात, जो कि आर्थिक मदद के लिए बनाया गया था, ठीक है। दूसरा था दर उल शिफा, जो कि चिकित्सालय के रूप में बनाया गया था, चिकित्सकों के लिए। तीसरा था दीवान ए बंदगान, यह एक गुलाम विभाग था, ठीक है। अगला आता है मैरिज ब्यूरो, ये आप हर कोई जानते हैं। मैरिज ब्यूरो क्या था, शादी विवाह में सहायता के लिए बनवाया गया था। अगला था एम्प्लॉयमेंट, यानी नौकरियों का डिपार्टमेंट। नौकरी अगर चाहिए तो इसके लिए एक अलग डिपार्टमेंट बनाया गया है। उसके बाद बच्चों लोक निर्माण विभाग बनाया गया है, सिविल सर्विस विभाग भी क्या है, बनाया गया है। तो ये 6 विभाग आपके सामने आपको दिख रहा है। इन 6 विभाग पर इन्होंने जोरदार मेहनत की और ये 6 नए विभाग बनाए, ठीक है। आइए, वैसे ही थोड़ी इसके शासनकाल का हुआ, तुलना अकबर से किया जाता है, कार्य भी अच्छा किया। इसने 2 नए सिक्के चलवाए, ठीक है। कॉइन को हिंदी में हम लोग सिक्का कहते हैं। इसने क्या करवाए, 2 नए
बच्चों सिक्के चलवाएं। पहला को अधा कहते हैं और दूसरा को बिख कहते हैं। अधा में बच्चों 50% जितल होता है और बिख में 25% जितल होता है, ठीक है। 50% जितल का यूज किया जाता है इसमें, और 20% जितल का यूज 25% सॉरी 25% जितल का यूज किया जाता है बिख में। इसने ऑटोबायोग्राफी, देखिए जो दो चीज़ें होती है बच्चों, एक बायोग्राफी होती है, दूसरी ऑटोबायोग्राफी। बायोग्राफी का मतलब होता है उसके बारे में जीवनी या कथा, लेकिन जब ऑटो इसमें जुड़ जाए तो इसका मतलब है कि इसने खुद अपने बारे में लिखा है, जिसको आत्मकथा हम कहते हैं, ठीक है ना। तो इसने आत्मकथा ऑटोबायोग्राफी बना लिखी थी, जिसका नाम था फुतूहत ए फिरोज शाही, फुतूहत ए फिरोज शाही, ठीक है। और इसका एक कोट राइटर का मतलब होता है दरबारी लेखक, दरबारी लेखक। तो इसी का बच्चों एक कोट राइटर, दरबारी लेखक, ठीक है, जिसका नाम है बर्नी। उसका नाम क्या था बच्चों? बर्नी था। इसका एक दरबारी लेखक था जिसका नाम था बर्नी। उसके द्वारा एक किताब लिखी गई और उस किताब का नाम था तारीख ए फिरोज शाह। इस किताब का नाम क्या था बच्चों? तारीख ए फिरोज शाह, ठीक है। तारीख ए फिरोज शाह नामक पुस्तक उसने लिखी है। क्लियर है बातें यहाँ तक, या कोई दिक्कत है तो बताइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद की बात अगर हम करें मेरे प्यारे बच्चों, तो कह रहा है कि 1388 में इसके मृत्यु के पश्चात 5 नए सुल्तान बने और उनका पतन हो गया। यानी 1388 में इसका क्या होता है, आपने देखा कि 1351 से लेकर के 1388 तक इसका शासनकाल रहता है और 1388 में अंततः इसकी क्या हो जाती है बच्चों? सॉरी, तो बच्चों 1388 में इसकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है, ठीक है। 1388 में मृत्यु होने के बाद इसके बाद 5 नए 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 अलग अलग सुल्तान बनते हैं और उनका भी धीरे 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 क्या हो जाता है? पतन हो जाता है। क्लियर है? इतना ही नहीं, कह रहा है कि अंतिम सुल्तान, लास्ट सुल्तान जो इस वंश का बनता है, तुगलक वंश का, वह कौन है? उसका नाम है नसीरुद्दीन महमूद। नसीरुद्दीन महमूद, जो कि 1394 से लेकर के 1414 तक शासन करता है। 1394 से लेकर के 1414 तक शासन करता है। उसी समय नसीरुद्दीन महमूद के समय ही 1398 में, यानी इसके मरने के, फिरोज शाह के मरने के 10 साल के बाद 1398 में आक्रमण होता है तैमूर का। तैमूर उस समय शासक था उज्बेकिस्तान के शकरकंद का, ठीक है। समरकंद नहीं होगा यहाँ पर, शकरकंद होगा। एक जगह है उज्बेकिस्तान में जिसका नाम है शकरकंद। तो यह उज्बेकिस्तान के शकरकंद का क्या है? शासक था, जिसका नाम था तैमूर, ठीक है। तैमूर ने हमारे भारत पर आक्रमण किया और आक्रमण करने के बाद इसने लगभग 1 लाख लोगों का कत्ल करवा दिया। 1 लाख लोगों का यहाँ पर क्या किया है? कत्ल किया है। 1 लाख लोगों की कत्ल या हत्या करवा दी, ठीक है। 1 लाख लोगों की हत्या या कत्ल करवाया, ठीक है। 1 लाख लोग समझ रहे हैं आप, बहुत ज़्यादा होता है। और इसी का एक बेटा नहीं, एक बेटा था। इसी का क्या था बच्चों? एक बेटा था, जिस बेटा का नाम था शाहरुख खान। आपको नाम याद आ रहा होगा शाहरुख खान का। वो शाहरुख खान नहीं जो अभी मूवी में काम करते हैं, ये वो शाहरुख खान है जो तैमूर का बेटा था, ठीक है, ठीक है। तो शाहरुख खान था, उसने अपने बाद तैमूर ने कहा अपने बेटे शाहरुख खान को कि यहाँ पर रहिए, यहाँ की राजकाज को संभालिए, लेकिन इसका बेटा भी रहने से यहाँ क्या कर देता है? तैमूर का इनकार कर देता है कि नहीं, हम भी भारत में नहीं रहेंगे, चलिए लूटपाट करके चीज़ों को ले चलते हैं। तो ये सारे के सारे जीते हुए क्षेत्र को क्या करता है? अपने मंत्री के हेल्प से कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर एक मंत्री को रखता है जिसका नाम था खिज्र खान। ये सारे के सारे क्षेत्र को जीतता है किसके हेल्प से? अपने मंत्री के हेल्प से, जिसका नाम था खिज्र खान। खिज्र खान को ही इसने अपना अगला केयर टेकर यहाँ का बना करके यहाँ से वो चला जाता है। कुछ नियम कानून के साथ उसको कहा जाता है कि देखिए आप यहाँ के जगहों यहाँ से ना चीज़ों को वसूल करिए, टैक्स वगैरह लीजिए, और नियमित निर्धारित टैक्स कुछ अपने पास रखिएगा और कुछ महाराज को पहुँचा दीजिएगा, ठीक है। लेकिन समय बीतता गया, खिज्र खान देखता है कि भाई तैमूर तो यहाँ से गया, वापस नहीं आता है। हम बार बार यहाँ से लूटे हुए सामान, यहाँ का जो जनता पर लगे हुए टैक्स वगैरह को हम ले करके जा करके हम पहुँचाते हैं, इसकी अब कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि क्या बिगाड़ लेगा तैमूर जब यहाँ वो है ही नहीं, अफगानिस्तान में है, उज्बेकिस्तान में है, शकरकंद में, ठीक है ना। तो इसी कारण से वो धीरे धीरे उसके मन में लालच बढ़ जाती है और इसने अपना खुद का एक वंश स्थापित कर लिया, जिसको सिया वंश या सैयद वंश कहते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए अब हम लोग आगे
खिज्र खां के एक नए वंश के बारे में पढ़ेंगे। यह एक पहले मंत्री था खिज्र खां, ठीक है। और इसके मन में जब लालच आया तो इसने एक नया वंश बनाया जिस वंश का नाम पड़ा सिया वंश या सैयद वंश। सैयद वंश इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब यह मंत्री बना, मंत्री से जब यह सुल्तान बना, शासक बना, तो यह शासक बनता है और जिस नाम से फेमस होता है वही नाम इसका था सैयद खां। यही खिज्र खां फेमस किस नाम से होता है बच्चों? सैयद खां। 1414 से लेकर के 1451 तक यह शासन करता है। 1414 से लेकर के बच्चों 1451 तक यह क्या करता है? शासन करता है। क्लियर है? आइए अब आगे हम बढ़ते हैं और इसके बारे में थोड़ी सी चर्चाएं करते हैं, ठीक है। तो बच्चों देखिए, हमने आपको कहा कि 1414 से 1451 तक शासन करने वाला जो अगला शासक है उसका नाम क्या है? सैयद खां। और वैसे इसका वास्तविक नाम था खिज्र खां, ठीक है। इसने एक वंश की स्थापना की जिसको सैयद वंश या सिया वंश कहते हैं, ठीक है। इसके संस्थापक, इस वंश के संस्थापक कौन है? वही जिसका वास्तविक नाम क्या था? खिज्र खां नाम था, ठीक है, खिज्र खां। लेकिन कह रहा है ही डिड नॉट टेक द टाइटल ऑफ सुल्तान, लेकिन इसने कभी भी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। अगर आपको हिंदी में दिक्कत है, सॉरी इंग्लिश समझने में दिक्कत है तो मैं हिंदी में भी लिख देता हूँ। इसने सुल्तान की उपाधि धारण, इसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की, ठीक है ना। इसने सुल्तान की उपाधि बच्चों धारण नहीं की। और इसने को उपाधि मिला या इसने उपाधि धारण किया किसका? रैयत ए आला का। रैयत ए आला, इसने उपाधि किस चीज़ की धारण की बच्चों? रैयत ए आला की उपाधि धारण की। और खिज्र खां की बात करें तो 1414 से 1451 तक ये शासन नहीं करता है। इस वंश का शासन 1414 से 1451 तक चलता है। अगर हम इसके शासन की बात करें तो यह 1414 से लेकर मात्र 1421 तक, यानी कि कुल 7 वर्षों तक ही शासन करता है। यह इसका शासनकाल कितने वर्षों तक है बच्चों? तो 7 वर्षों तक ही इसका शासनकाल है। इसने 7 वर्षों तक ही क्या किया है? शासन किया है। क्लियर है चीज़ें यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ें। अगला होता है इसके बाद जो आता है अगला शासक इसी के वंश में, वो है बच्चों मुबारक शाह। अगला शासक कौन आता है इसके वंश में? मुबारक शाह। 1421 से लेकर के 1434 तक यह शासन करता है, ठीक है। और इस वंश का, सैयद वंश का सबसे महान शासक की अगर हम बात करें तो यही सबसे महान शासक था। साथ ही साथ दिल्ली में इसने एक शहर बनवाया था, शहर बसाया था जिस शहर का नाम था मुबारकबाद, ठीक है। मुबारक शाह ने अपने नाम पर एक शहर बसाया था जिस शहर का नाम क्या है बच्चों? तो मुबारकबाद है शहर का नाम। कोई दिक्कत है यहाँ तक? उसके बाद इसी के समय में एक फेमस हिस्टोरियन आया था जिसका नाम था जाहिया बिन अहमद सरहिंदी। जाहिया बिन अहमद सरहिंदी, आइए इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। कह रहा है कि मुबारक शाह जो है 1421 से लेकर के 1434 तक, 1421 से लेकर के 1434 तक, यानी कि लगभग 13 वर्षों तक इसने शासन किया। क्या किया इसने? लगभग बच्चों 13 वर्षों तक क्या करता है? यह शासन करता है। सैयद वंश का सबसे महान शासक यही कहलाता है। और इसी ने दिल्ली में एक शहर मुबारकबाद की स्थापना करवाई थी। और इसके समय एक फेमस हिस्टोरियन आता है जिसका नाम है यहीना बिन अहमद सरहिंदी। इसका नाम क्या है? यहीना बिन सहमद अरहिंदी, सॉरी अहमद सरहिंदी। क्लियर है? सॉरी यहीना बिन सहमद, अच्छा बीन है ना, सॉरी यहाँ बीन हो जाएगा, ठीक है। यहीना बिन है अहमद सरहिंदी। याहिना बिन अहमद सरहिंदी, ठीक है। उसके बाद जो अगला शासक आता है उसका नाम क्या है? मुबारक शाह द्वितीय, सॉरी मुबारक शाह द्वितीय, ठीक है। और यह 1434 से लेकर के 1445 तक शासन करता है बच्चों। और यही जो है ना, एक अफगानिस्तान का एक लड़का था जिसको अपना पुत्र घोषित करता है। उस लड़के का नाम है बहलोल। इसने बहलोल नाम के, इसने होगा यहाँ पर, ठीक है, इसने बहलोल नाम के एक अफगानी को अपना पुत्र घोषित किया था। अफगान का एक लड़का था जिसका नाम क्या था? बहलोल। और बहलोल को ही इसने अपना क्या किया था? पुत्र घोषित किया था, ठीक है। याद रखिएगा कि यह जो फेमस हिस्टोरियन, प्रसिद्ध पत्रकार, प्रसिद्ध इतिहासकार
यहिना बिन अहमद सरहिंदी आया था, इसी ने एक पुस्तक, एक किताब लिखी थी, जिस किताब का नाम था तारीख ए मुबारक शाही। तारीख ए मुबारक शाही, मुबारक शाही, तारीख है क्या होगा बच्चों, मुबारक शाही, ठीक है ना। हाँ, तारीख ए मुबारक शाही बुक इसने लिखी है, ठीक है। उसके बाद मोहम्मद मुबारक शाह द्वितीय या मोहम्मद शाह जिसको कहा जाता है, वह आता है 1434 से लेकर के 1445 तक। और इसी ने एक लड़की को अपना पुत्र माना था, पुत्र बनाया था, उत्तराधिकारी बनाया था, जिसका नाम है बहलोल। और यही आगे चल करके फेमस होता है बहलोल लोदी के नाम से। यही फेमस किसके नाम से होगा, बहलोल लोदी के नाम से। यानी कि इसके बाद जो बच्चों हम लोग पढ़ेंगे वो किसके बारे में पढ़ेंगे, बहलोल लोदी के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन आप ध्यान रखें कि उस बहलोल लोदी के शासन से पहले जब मुबारक शाह की मृत्यु होती है 1445 में, उसके बाद जो अगला सुल्तान बनता है 1445 में, उसका नाम था अलाउद्दीन आलम शाह। इसके बाद जो अगला सुल्तान बनता है बच्चों, इसके बाद उसका नाम क्या है, अलाउद्दीन आलम शाह। अलाउद्दीन क्या होगा बच्चों, आलम शाह, जो कि 1445 से लेकर के 1451 तक शासन करता है। 1445 से लेकर बच्चों 1400 कब तक, 51 तक यह क्या करता है, शासन करता है, ठीक है। अलाउद्दीन आलम शाह 6 सालों का शासन करता है। और इसके बाद स्थापित होता है कौन सा, नया वंश, जिसका नाम है लोदी वंश। आइए देखते हैं यहाँ पर, कर लास्ट सुल्तान उस वंश का कौन है, अलाउद्दीन, ऐसा लिखा हुआ है। आलम शाह 1445 से 1451 तक, ठीक है। उसके बाद एक वंश की स्थापना होती है, जिस वंश का नाम क्या है, लोदी वंश, लोदी नहीं, लोदी वंश इस वंश का नाम है, ठीक है बच्चों जी। इस वंश का नाम क्या है, तो हाँ, तो आप कहेंगे सर जी इस वंश का नाम है लोदी वंश, ठीक है। और यह एक पहला अफगान वंश था, ठीक है, कि पहला ऐसा आदमी था जो अफगान का है और उसने एक वंश की स्थापना की, जिस वंश का नाम क्या है, लोदी वंश। तो यह एक पहला अफगान वंश था, जिसकी शुरुआत 1451 में होती है, जिसकी नींव 1451 में पड़ती है, लेकिन 1526 तक बाबर के साथ हुए घमासान लड़ाई के साथ इसका अंत होता है। बाबर जब आता है 1526 में, तो सबसे प्रसिद्ध बैटल, सबसे प्रसिद्ध युद्ध पानीपत का युद्ध लड़ा, पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा जाता है इब्राहिम लोदी, जो कि इस वंश का आखिरी शासक था, इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में, जिसमें इब्राहिम लोदी को वीर गति प्राप्त होता है। वीर गति का मतलब युद्ध में लड़ते लड़ते मारा जाता है। याद रखिएगा, अब तक हम लोग इतने सारे वंशों के बारे में पढ़ रहे हैं, लेकिन लोदी वंश का ही वो अंतिम सुल्तान था जो युद्ध में लड़ते लड़ते मारा गया है, ठीक है। तो बाद बाकी तो धोखे से मरता है, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ें, उसके बाद कह रहा है कि इस वंश के संस्थापक की अगर हम बात करें तो वह लड़का बहलोल था, जो आगे फेमस हो गया बहलोल लोदी के नाम से, ठीक है। 1451 से लेकर के 1489 यानी 1489 तक इसने शासन किया, ठीक है। आप मुझे बताएंगे कि यह कुल कितने साल शासन किया है, यह कुल कितने साल शासन किया है, कमेंट करके आप लोग बताइए जल्दी से। इसने अपने नाम के बहलोली सिक्के भी चलाए हैं बच्चों, इसने अपने नाम के क्या किए हैं, बहलोली सिक्के भी चलाए हैं। और इसने जौनपुर को दिल्ली में मिला लिया, जब ये लड़ा तो दिल्ली में जौनपुर को भी क्या कर लिया, मिला लिया। और करा सबसे ज़्यादा समय तक शासन इसी ने किया है, सबसे ज़्यादा समय तक इस वंश में अगर देखा जाए बच्चों तो किसने शासन किया है, तो यही वो था जो शासन किया है। कब से कब तक, लोदी वंश में कब से कब तक शासन किया, 51 से लेकर के 89 तक, ठीक है। आपको हमने कहा है कि आप बताइए कितने सालों तक इसने शासन किया। इसका उत्तराधिकारी इसका अपना बेटा बनता है, यानी कि कोई और नहीं, इसका अपना पुत्र, अपना बेटा क्या बनता है, इसका उत्तराधिकारी बनता है, जिसका नाम है सिकंदर लोदी। और बच्चों याद रखिएगा, ये सबसे महान शासक बनता है। सिकंदर लोदी सबसे महान सुल्तान और सबसे महान शासक कहा जाता है, जो कि 1489 में इसके शासन की शुरुआत होती है। इसके शासन की शुरुआत बच्चों कब होती है, 1489 में इसके शासन की शुरुआत होती है और 1517 में इसके शासन का अंत होता है, मतलब 1517 में यह मरता है, ठीक है। आइए अब हम बात करते हैं इसके बेटे के बारे में, जिसका नाम क्या है, सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी की शासनकाल की शुरुआत इसके पिता की मृत्यु के बाद 1489 में शुरू होता है और 1517 में खत्म होता है। यह सबसे महान शासक कहलाता है, यह सबसे महान सुल्तान इस वंश का कहलाता है। इस वंश का सबसे महान सुल्तान यही है, ठीक है। और बच्चों 1498 में इसी के समय में वास्को डी गामा भारत पर आगमन करता है। आक्रमण नहीं कह सकते हैं क्योंकि वो आक्रमण नहीं, वो आगमन करता है, वो आता है, ठीक है। भारत सबसे पहले कौन आता है, वास्को डी गामा क्या करता है, इसी के समय भारत आता है, ठीक है। 1498 में ही आता है। कब आता है, 1498 में आता है। फिर 1504 में
इसने आगरा शहर की स्थापना की। इसी ने स्थापना किया है कि शहर का, आगरा शहर का। और 1506 में यह अपनी राजधानी भी दिल्ली को आगरा में स्थानांतरित कर दिया, यानी दिल्ली से आगरा अपनी राजधानी बना ली। ठीक है, 1504 में इसने आगरा शहर की स्थापना की और 1506 में इसने अपनी राजधानी, पहले तो दिल्ली में था, दिल्ली से बदल करके क्या कर दिया, आगरा कर दिया। क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़ें। और इस सिकंदर लोदी का वास्तविक नाम क्या था इसी का, निजाम खान। और यह कवि भी था, यह क्या था, इसको कविता का भी शौक था, अच्छा कवि हुआ करता था, इसीलिए कवि के कारण इसका पेन नेम था गुलरुखी। किसका नाम था, सिकंदर का। मैं माफ़ी चाहता हूँ कि मैंने आपको इब्राहिम लोदी बता दिया था पिछली बार, यह गुलरुखी था, वो मिस्टेकली हमने बता दिया है बच्चों, तो फिर हम सुधार किए हैं। इसका पेन नेम बच्चों क्या है, गुलरुखी है। ठीक है ना, इसका पेन नेम क्या है, गुलरुखी है। ठीक है, और इसने एक लैंड मेजरमेंट यूनिट यानी भूमि मापन इकाई, भूमि मापन इकाई, ठीक है, भूमि मापन इकाई, लैंड मेजरमेंट यूनिट यानी कि भूमि मापन इकाई शुरू कराई थी, जिसका नाम है गज ए सिकंदरी। और एक सिकंदरी गज में 30 इंच होता था बच्चों। एक सिकंदरी गज में कितना इंच होता था, तो 30 इंच होता था। और इसी ने री इनोवेटेड करा कुतुब मीनार, इसने कुतुब मीनार का कार्य फिर से शुरू कराया, उसकी मरम्मत की शुरू करवाई फिर से। ठीक है, किसने, सिकंदर लोदी ने। और यही कारण है कि इसको महान शासक भी कहा जाता है, सुल्तान भी कहा जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब उम्मीद करते हैं कि आपको बातें स्पष्टता समझ में आ रही है। इसके बाद हम अब पढ़ेंगे सबसे आखिरी सुल्तान, जिसका नाम है इब्राहिम लोदी। ठीक है, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं बच्चों किसके बारे में, इब्राहिम लोदी के बारे में। और यह जो इब्राहिम लोदी है बच्चों, इसकी सल्तनत की शुरुआत होती है 1517 में और समाप्ति होती है 1526 में। 1517 से 1526 तक यह शासन करता है। कब से कब तक लिख देते हैं यहाँ पर हम, ठीक है, 1517 से 1526 तक इसकी क्या होती है, शासन होती है। और यह अपने शासन काल में 1517 में इसका युद्ध होता है, और वह युद्ध कहलाता है घटौली या खतौली का युद्ध, घटौली या खतौली का युद्ध। ठीक है, जो कि इब्राहिम लोदी और राणा संगा के बीच होता है। और इस युद्ध में इब्राहिम लोदी की हार होती है और राणा संगा संग्राम सिंह की क्या होती है, जीत होती है, जो कि मेवाड़ का शासक था। क्लियर है। उसके बाद 21 अप्रैल 1526 में सबसे प्रसिद्ध युद्ध लड़ा जाता है, जिसका नाम है पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। जो बच्चे इंग्लिश वाले हैं ध्यान से देखिए, कह रहा है इसको अंग्रेजी में क्या कहेंगे, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। आप लोग कमेंट कीजिएगा, अगर कोई अंग्रेजी वाले बच्चे हैं, अंग्रेजी मीडियम के बच्चे हैं तो कमेंट कीजिएगा, तो हम हिंदी और अंग्रेजी दोनों के दोनों भाषाओं में लिखेंगे चीज़ों को। ठीक है, कह रहा है यह पहला ऐसा शासक था जो युद्ध में लड़ते हुए मारा गया, नहीं तो इससे पहले सारे के सारे जितने सारे शासक हुए हैं ना, उन सभी शासकों को हमने देखा है, उन सभी शासकों के बारे में बच्चों हमने पढ़ा है। धोखे से मारा है, कभी धोखे से मारा है, कभी बीमारी से मारा है, कभी चलते चलते मारा, कभी बुखार से मारा, लेकिन यह युद्ध में लड़ते लड़ते मरा है। और इस युद्ध में पानीपत का जो यह पहला लड़ाई होता है, यह युद्ध होता है बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, जिस युद्ध में बाबर की जीत होती है और इब्राहिम लोदी की क्या होती है, हार होती है, इब्राहिम लोदी की हत्या कर दी जाती है। ठीक है, और उसके बाद शुरुआत होता है एक नए अंपायर, एक नए साम्राज्य का, जिस साम्राज्य का नाम है मुगल अंपायर, मुगल साम्राज्य। लेकिन आपने देखा है कि मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में, किसके शासनकाल में बच्चों, वही पागल सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक जो था, उसी के शासनकाल में आपने ये देखा कि बहुत सारे विद्रोह हुए, 27 विद्रोह, 27 रिवॉल्ट यानी कि विद्रोह दक्षिण भारत में हुआ, 7 विद्रोह उत्तर भारत में हुआ। उस विद्रोह में बहुत सारे राज्य खुद को स्वतंत्र घोषित कर लिए, अपने आप को बोले कि नहीं हम स्वतंत्र हैं, हम किसी का गुलाम नहीं हैं, हम लोदी वंश, तुगलक वंश, इन सभी वंश के अंदर में काम करने वाले नहीं हैं। ठीक है, तो उस समय के जो कुछ मध्यकालीन भारत में जो कुछ स्वतंत्र अपने आप को घोषित कर लेते हैं, वो स्वतंत्र राज्य कहलाएं, और उस स्वतंत्र राज्य के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे सबसे पहले। फिर हम लोग आगे जर्नी स्टार्ट करेंगे और आगे पढ़ेंगे मुगल साम्राज्य के बारे में। मुगल साम्राज्य से पहले आपको हम क्या पढ़ाएंगे, तो बच्चों हम लोग अगली क्लास में जो है ना चर्चा करेंगे मध्यकालीन भारत के कुछ स्वतंत्र राज्य, मध्यकालीन भारत के कुछ स्वतंत्र राज्यों पर चर्चा करेंगे। ठीक है, मध्यकालीन भारत के
कुछ स्वतंत्र राज्य पर हम लोग अगली क्लास में क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तब तक की सभा को हम यहीं पर आपकी समाप्त करते हैं। अगली क्लास में हम मिलेंगे इन तमाम चीज़ों के साथ। मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं कि मैंने जो बातें आपको समझाई है, जो बातें मैंने आपको बताई है, वो आपको स्पष्टता समझ में आ रही है। तो आज की सभा को यहीं पर समाप्त की जाती है। मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए बच्चों गुड नाइट, जय हिंद। Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. पहले पढ़ाई का नाम सुनते ही बच्चा चुप हो जाता था। अब खुद उठकर किताब खोलता है। इतना बदलाव हमने पहले कभी नहीं देखा।